हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत में मुद्रास्फीति की चुनौती जो है वो आमतौर पे आती रहती है, हम लोग इस बात को जानते हैं। अगर आप मेरे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या मेरी हिंदू वाली क्लासेस करते हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरह से मैं आपको बार बार बताता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जो है भारत का, वो बार बार ये कहता है कि भले ही मुद्रास्फीति कुछ हद तक नियंत्रण में आ गई हो, लेकिन तब भी हम अभी आराम नहीं कर सकते। हम ये नहीं मान सकते कि मुद्रास्फीति अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल में आ गई है और अब हमको जो है देश में मुद्रास्फीति की समस्या के बारे में विचार करना छोड़ देना चाहिए। यह आरबीआई का बहुत ही क्लियर तौर पे मानना है। और आरबीआई के इन शक पर या आरबीआई का जो एक संदेह माना जाता है, इसको जुलाई महीने में एक बार दोबारा से सत्य सिद्ध कर दिया गया है, क्योंकि सरकार का जून के महीने का जो मुद्रास्फीति का आंकड़ा आया है वो बहुत परेशान करने वाला है। तो मुद्रास्फीति का जून के महीने में जो आंकड़ा आया है उसमें मैं आपको बताता हूं कि खाद्य मुद्रास्फीति, जो कि आमतौर पे भारत में मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि बाकी मुद्रास्फीति हम फिर भी नियंत्रण कर पाते हैं, लेकिन खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति को हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। और यह खाद्य मुद्रास्फीति जो है वो 9.4% तक पहुंच गई है। तो खाने पीने की वस्तुओं के दाम जो हैं वो पिछले साल की, याद रखिएगा ये मुद्रास्फीति का मापन जो होता है वो ईयर ऑन ईयर होता है, यानी कि पिछले साल की मुद्रास्फीति जो थी उसकी तुलना में अब जो मुद्रास्फीति हो गई है वो 9.4% के हिसाब से बढ़ गई है। और अगर हम भारत का पूरा थोक मूल्य सूचकांक देखें, जो कि आमतौर पे बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है, उसमें भी 3.4% की वृद्धि आपको होती हुई दिखी है, जो कि अनयूजुअल है, जो कि आमतौर पे आपको होती हुई नजर नहीं आती है। मई में यह 2.6% थी। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एकदम से अचानक से एक महीने में बहुत तेजी से बढ़ी है। वहीं खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति की बात करें तो मई में यह 8.7% थी। तो आप देखेंगे कि एक अचानक से तीव्र झटका, एक बड़ा विस्तार जो हुआ है वो भारत के मुद्रास्फीति के आंकड़ों में देखने को मिला है, जिसने यह सिद्ध किया है कि आरबीआई का जो संदेह है कि मुद्रास्फीति के जो संकट है, मुद्रास्फीति का जो संकट है, उससे अभी हम पूरी तरह से बाहर निकले नहीं है। यह बात सत्य है। और यह बात सत्य भी है कि अगर आप आमतौर पे क्या होता है, सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, खाने पीने की चीजों की महंगाई का अंदाजा तो आपको और मेरे को हो जाता है ना। हम जो आम उपभोक्ता हैं, हम लोग जो बाजार जाके सब्जियां खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं, हम लोगों को आमतौर पे सब्जियों की, चीजों की महंगाई का अंदाजा हो जाता है। और यह बात हम जानते हैं कि जून के महीने में सब्जियों की महंगाई जो है उसने आसमान छुआ था। तो सरकारी आंकड़ा भी क्या कहता है कि जून के महीने में सब्जियों की मुद्रास्फीति जो थी वो सबसे अधिक थी, 29.3% तक आ गई थी। आप इमेजिन कर सकते हैं, करीब 30% के आसपास सब्जियों के दाम बढ़ गए थे पिछले वर्ष की तुलना में। दालों के दाम की हम बात करें, और दालों की मुद्रास्फीति जो है वो निरंतर चल रही है। ये याद रखिएगा, दाल की मुद्रास्फीति एक ऐसी चीज है जो भारत में घट नहीं रही है, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। दालों की मुद्रास्फीति जो है वो 16.1% थी। और अगर आप बात करें अनाज की मुद्रास्फीति की, सीरियल्स जो होते हैं आपके यहां, अनाज की मुद्रास्फीति जो है वो भारत में 8.8% थी। तो आप देख सकते हैं कि भाई इन कुछ प्रमुख कैटेगरियों के कारण भारत में खाद्य मुद्रास्फीति की दर जो है वो लगभग 9.5% तक चली गई। तो अब यार ऐसे में ये एक गंभीर संकट है, क्योंकि देखिए इस बात को समझिए कि भारत में हम अभी भी एक ऐसी बहुत बड़ी आबादी के साथ रहते हैं जिसके पास खाद्य सुरक्षा का खतरा है। खाद्य मुद्रास्फीति जो है वो कई तरह के संकट उत्पन्न करती है। पहला संकट तो यह है कि वो एक बहुत बड़ी आबादी के सामने खाद्य सुरक्षा का खतरा लेकर आती है। भाई खाद्य सुरक्षा तो आप लोग जानते ही हो कि खाद्य सुरक्षा का मतलब यह होता है कि व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीद पाए, अपनी आवश्यकता के खाद्य पदार्थों को खरीद पाए और उनका ठीक से प्रयोग कर पाए, यह कहलाती है खाद्य सुरक्षा। तो निश्चित तौर पे खाद्य सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। और याद रखिएगा, सरकार ने 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया हुआ है।
80 करोड़ को मुफ्त अनाज दिया हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस तरह की योजनाएं आमतौर पर स्थायी नहीं मानी जाती हैं। यह माना जाता है कि कभी ना कभी इन योजनाओं को खत्म किया जाएगा, लोगों को आत्मनिर्भर किया जाएगा। लेकिन अगर खाद्य मुद्रास्फीति के यही दरें बनी रही तो ये जो एक लोगों की इस पर निर्भरता है कि भाई जिस तरह से आप लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं, यह निर्भरता आने वाले समय में बढ़ती ही चली जाएगी। तो भाई ये समस्या जो है, इसके अलावा अब लोग अगर खाद्य सुरक्षा पर लोगों की संकट आता है तो आमतौर पे देखिए, अगर खाने पीने की चीजें महंगी हैं तो लोग उन पर तो तब भी खर्चा करेंगे ही ना। तो इससे एक तो लोगों के पोषण पे फर्क पड़ता है, एक तो लोगों का पोषण प्रभावित होता है कि लोग क्या करते हैं, फिर बेसिक भोजन करते हैं, पोषक खाना नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते, फल नहीं खाते क्योंकि वो महंगे हो जाते हैं। लोग एकदम मूल केवल अनाज खाते रहते हैं जिससे उनका पोषण प्रभावित होता है। इसके अलावा बाकी चीजों में जो उनका शिक्षा में, स्वास्थ्य में या बाकी जगहों पर निवेश वगैरह में, बचत में, निवेश में जो खर्च होना चाहिए वो नहीं होगा। भाई अगर आप मान लो महीने के 10,000 रुपए कमा रहे हो और वो सारे के सारे पैसे आपके खाने में ही लग गए तो आप भाई शिक्षा पे कैसे खर्च करोगे, आप स्वास्थ्य पे कैसे खर्च करोगे, आप कुछ बचत कैसे करोगे, आप उस बचत का निवेश कैसे करोगे। तो जो घरेलू बचत है वो भी इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत में सबसे बड़ी समस्या इस समय मुद्रास्फीति के लिए जो आ रही है वो आ रही है आपूर्ति की साइड से। देखिए, जो आपको मैंने मुद्रास्फीति पढ़ाया है तो आपको मैंने पढ़ाया है कि मुद्रास्फीति मांग पक्ष से भी हो सकती है या आपूर्ति पक्ष से भी हो सकती है। मांग पक्ष मतलब अचानक से किसी चीज की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो महंगी हो जाती है। आपूर्ति पक्ष मतलब अचानक से किसी वस्तु की आपूर्ति होनी कम हो जाए। तो भारत में मुद्रास्फीति जो है उसकी समस्या आपूर्ति पक्ष से आपको अधिक होती प्रतीत होती है। और इसका एक बड़ा कारण जो है वो जलवायु की अनिश्चितता भी बताया जा रहा है। मिंट जो समाचार पत्र है, लाइव मिंट समाचार पत्र, वो ये सीधे सीधे रिपोर्ट करता है कि भाई जलवायु की जो अनिश्चितता है वो एक इसका सबसे बड़ा कारण है। और वो निश्चित तौर पे इसके डेटा भी हमको देता है। वो कहता है, जैसे दालों की अब बात करें कि दालों के दाम जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। और मिंट उसका आंकड़ा देता है। मिंट ये कहता है कि भाई 2021-22 में जितनी दाल पैदा हुई थी, अगर आप उसकी तुलना करें 2023-24 में कुल दाल के उत्पादन से तो 10.3% की गिरावट है। तो भाई अगर 2 वर्षों के अंदर दाल का उत्पादन 10% से ज्यादा गिर जाएगा, यार तो दाल तो महंगी होगी ही। लॉजिकल चीज है कि नहीं है भाई। अगर उत्पादन, और ऐसा नहीं कि 1-8% ऊपर नीचे हुआ है, 10% से ज्यादा गिरावट आई है दाल के उत्पादन में, तो ऐसे में निश्चित तौर पे दाल जो है वो महंगी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, उत्पादन को लेकर हम इतने अनिश्चित क्यों हो गए हैं, इसके वो कारण बताते हैं कि वर्षा का जो पैटर्न है वो क्लियर नहीं है। अब जैसे जून है, देखिए इस साल के शुरू में मॉनसून को लेकर भविष्यवाणी की गई थी कि सामान्य या सामान्य से ज्यादा बारिश होगी, लेकिन जून जो है वो ज्यादातर जगहों में सूखा रह गया। और जून में बहुत ज्यादा हीट वेव भी चली, अत्यधिक गर्मी चली, जिसके कारण जून में उत्पादन बहुत कम रहा। इसके बाद अब अभी तक जुलाई जो जा रहा है, जुलाई में वर्षा जो है वो सामान्य है, इनफैक्ट सामान्य से अधिक है। तो देखिए ये आंकड़ा जो लाइवमिंट का आंकड़ा क्या कहता है कि जून में क्या हुआ था, सामान्य से 11% कम बारिश हुई थी। जुलाई में इतनी थोड़ी ज्यादा हो चुकी है कि जून जुलाई का जोड़ के जो कुल डेफिसिट है, कुल कमी जो है वो 2% तक आ गई है। लेकिन तब भी ये बारिश जो है ये पूरे देश में यूनिफॉर्मली नहीं हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि जहां जहां बारिश होनी चाहिए उन सभी जगहों पर हो रही है। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश हो रही है और कुछ जगहों पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इस कारण से यहां पर एक बड़ी समस्या आपको देखने को मिल रही है कि हम क्लियरली प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम क्लियरली इस बात का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि भाई इसका क्या प्रभाव, कितना प्रभाव पड़ने वाला है। लाइवमिंट यह भी कहता है कि निश्चित तौर पर जैसे अब इससे निपटने के लिए क्या हुआ है, जो खरीफ की फसल लगी है, खरीफ का क्षेत्र बढ़ाया गया है कि ज्यादा
क्षेत्र में अब यह फसल लगी है, तो जिसके कारण यह माना जा रहा है कि अगर जलवायु थोड़ी सी अनिश्चित भी रह जाती है तो भी हम पर्याप्त मात्रा में फसल का उत्पादन कर पाएंगे। अगले महीने यह मुद्रास्फीति थोड़ी सी कम होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसका भी कारण यह नहीं है कि कीमतें कम होंगी, उसका कारण यह है कि पिछले साल जुलाई में बहुत ज्यादा महंगाई आई थी। ठीक है, तो पिछले साल जुलाई में बहुत ज्यादा महंगाई आई थी, तो भाई इस साल क्या होगा, जुलाई पर थोड़ा सा बेस इफेक्ट आएगा और इस कारण से जुलाई में अब जो आपको महंगाई देखने को मिलेगी वो थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। लेकिन तब भी संभावना यह है कि अगर कम बारिश होती है या अत्यधिक बारिश होती है तो उस दशा में यह मुद्रास्फीति का संकट जो है, खास तौर पे खाद्य मुद्रास्फीति का संकट, यह और गहरा हो सकता है। तो जलवायु का प्रभाव बेटा जब हम लिखते हैं आमतौर पे अपने उत्तरों में या कहीं पर भी, तो भी इस बात को हमको समझना चाहिए कि देश की मुद्रास्फीति पर भी जलवायु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि खाद्य पदार्थों का उत्पादन में फर्क पड़ता है और भारत का रिटेल इन्फ्लेशन बास्केट जो होता है, जो भारत का उपभोक्ता मुद्रास्फीति बास्केट है, उसका 46% जो है आपका खाद्य पदार्थों से बनता है। और यह हम आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कई बार कि अगर खाद्य पदार्थ जो हैं इनकी कीमत नियंत्रित नहीं हो पाती तो मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण जो है वो आम नागरिक के जीवन को प्रभावित नहीं कर पाता है। तो ये बिंदु आपको याद रखना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। इस पे कुछ नया होता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार फिर से बता दूं जाते जाते कि भाई हमारा P2I बैच जो कि अब हो गया है प्रतिज्ञा बैच, ये कल सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के 27999 में जुड़ जाइए। प्रीलिम से इंटरव्यू तक की सारी तैयारी के सारे फीचर्स आपको पता है। एक नया फीचर है इस बार कि अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको हम आपसे ली गई ये सारी की सारी फीस जो है वो रिफंड कर देंगे। यानी कि एजे लाइव कोड लगा के आप 27999 में इस बैच से जुड़ेंगे और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो पूरे के पूरे 27999 रुपए जो है वो आपको वापस मिल जाएंगे तुरंत। तो आज ही इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार दीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।